स्पीकर पर दबाव रहता है, लोकसभा अध्यक्ष पे भी। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष पर भी रहता है। इसी में विधायक मैं बन के गया, तो लालू यादव भी विधायक बन गया, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, दोनों बन गए। अब हम अपने विधायक दल का नेता हो गए। आप। हाँ, और विधायक दल का नेता बनने से एक फायदा ये हुआ, 39 विधायक जीते थे उस समय भाजपा के। लेकिन वाजपेयी जी उस समय तक कोई सौदा नहीं हुआ था, और पहली बार वहाँ सेना एक जीती थी विधानसभा में। हाँ, तो उस पर 2 घंटा बहस हुई। अच्छा, 2 घंटा बहस चली और बाद भी चुपचाप सुनते रहे। देश आजाद हुआ, आजाद होने के साथ ही 2 खंडों में विभाजित हुआ। आप ये बात जानते हैं, भारत और पाकिस्तान 2 देश बने। बंटवारे के बाद याद कीजिए और उस वक्त में चलिए, एक परिवार, एक सिख परिवार पाकिस्तान से भारत की तरफ आ रहा है। उस परिवार में एक 7-8 साल का बच्चा भी है। वो परिवार सिख परिवार है, लेकिन पंजाब न जाकर के झारखंड की तरफ आता है, तब संयुक्त बिहार में आता है, और वो बच्चा आगे चल करके हमारे देश में विधायक बनता है। एक बार नहीं, कई बार सांसद बनता है। और आज जिस लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति उपसभापति पे कई आरोप लगते हैं, उस चेयर पर, उस आसन पर भी बैठता है। उस बच्चे का नाम है इंदर सिंह नामधारी। हमारे साथ हैं इंदर सिंह नामधारी जी। उम्र के सफर को तय करते हुए थोड़ी सी झुर्रियां चेहरे पे आ गई हैं, लेकिन इन झुर्रियों के साथ सर आती हैं बहुत सारी यादें और बहुत सारा अनुभव। तो इस बातचीत में मेरी कोशिश ये है, मेरा रोल सिर्फ इतना है कि आपने जो अपनी किताब लिखी है एक सिख नेता की दास्तान, उसमें जो किस्से आपने बयां किए हैं और कुछ किस्से जो मुझे लगता है कि आपने थोड़ी कंजूसी कर दी है, उनको मैं इस इंटरव्यू में अपने देखने वालों के लिए आपसे निकलवा सकूं। शुरू करें बातचीत? जी, आप शुरू कीजिए। और इंटरव्यू शुरू करने से पहले सर की तबीयत थोड़ी खराब थी, लेकिन हमने इनसे कहा कि नहीं, आज ही हम लोग बातचीत करते हैं, और उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को मान लिया है। तो ये बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वहीं से शुरू करते हैं जो मैंने अपने शुरुआत में कहा कि परिवार जब पाकिस्तान से आया तब 7-8 साल के आप थे। उस समय की अगर कुछ यादें हैं, हालांकि अपने किताब में लिखा भी है, लेकिन 7-8 साल की उम्र में मुझे इतनी समझ है कि बहुत अच्छे से चीज़ें याद नहीं रहती। बाद में आपने कुछ सुना अपने परिवार में, क्या याद है बंटवारे से जुड़ा हुआ, परिवार के वहाँ से यहाँ आने के बारे में? देखिए, वो दिन ऐसे थे कि ठीक है, मेरी उम्र 7-8 साल की थी, लेकिन जो कुछ वहाँ होता रहा, कैसे काफिला चलता था, एकदम लोग चले जा रहे हैं, कोई घोड़ी पर बैठा है, कोई ऊँट पर बैठा है, पैदल चल रहे हैं। और मैंने तो इसमें लिखा है कि एक तवी नदी पड़ती थी वहाँ पर, इतना तेज पानी था उसका, और सर्दी के दिन ये दिन थे। तो मैं तो, मेरे बड़े भाई मेरा हाथ पकड़े हुए थे, उनका हाथ छूट गया, मैं बह गया नदी में। हाँ, नदी में। आस पास के जितने लोग थे सब हाथ बढ़े और मुझे बचा लिया। इसलिए मैंने दिया है कि पानी से मेरी बहुत मित्रता है जी। क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी, जब उससे भी 1 साल पहले, बनने के पहले, मैं ऐसे कुएं में गिर गया था जहाँ रोज सांप, विषैले सांप निकलते थे। उसमें कोई घुसने के लिए तैयार नहीं था। मेरे पिताजी किसी तरह बाल्टी पर बैठ कर गए और आधा घंटा मैं पानी में किस प्रकार दबा रहा, ये अभी तक मुझे भी आश्चर्य लगता है कि कैसे ये हुआ। इसलिए मैंने इस पुस्तक में लिखा है कि पानी मेरे बहुत साथ रहा है, सब जगह पानी ने मेरी सहायता की है। लेकिन मैं ये इसीलिए मेरी माँ ने मेरा नाम इंद्र रख दिया। अच्छा, ये कनेक्शन वहां से? पानी के देवता हैं। हाँ। इसलिए वो तुम्हारी मदद करते हैं। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि एक बच्चा है 7-8 साल का, वो खेल रहा है, कूद रहा है, उसे नहीं पता कि वो भारत में है कि पाकिस्तान है, और 2 देश बन चुके हैं। अचानक से परिवार कहता है कि हमें चलना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा, फिर एक सफर तय होता है। आपने क्या महसूस किया, जो चीजें आपने महसूस की एक बच्चे के तौर पे उस समय, जो आपको बिल्कुल याद है? कि हमारा बड़ा परिवार था, तो बड़े भाई भी थे। पिताजी इतने रम गए थे उस गांव में ही, उस जगह पे, कि वो सोचे थे कि हमें छोड़ के जाना ही नहीं है। लेकिन जब इंटरनेशनल न्यूज़ आने लगे, सारी दुनिया में फैल गया कि हिंदुस्तान के टुकड़े हो रहे हैं और यहाँ के एरिया जो है वो पाकिस्तान में पड़ने वाला है, लेकिन तब तक भी ये नहीं डोले। लेकिन जब देखा कि सारा गांव खाली हो गया है, तब वो निकलते हैं और
पैदल उसमें कोई कहीं बस मिली कहीं नहीं मिली, तो लगभग 15-20 दिनों के अंदर मुझे याद है कि हम लोग अपने गांव से जम्मू पहुंच जाते हैं जाके, क्योंकि वो एरिया एक कैंप कश्मीर बना का, हुआ था। हाँ, उधर नज़दीक पड़ता था। और मुझे याद है कि जम्मू में एक मंदिर में हम लोग को ठहराया गया, जहाँ पर रात को खाना बजता था, मेरे ड्रम की आवाज़ आती थी और हम लोग दौड़ते थे, बशर्ते कि मिलता था क्या क्या मिलता था? रोटी और एकदम पतली दाल, और वही खाते थे। और 20 दिन तक, और वास्तव में उस समय भी हमको पता चला कि कितने मंदिर हैं जम्मू में, और बाद में पता चला कि तो हिंदुस्तान में ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा मंदिर है। जी जी। तो एक मंदिर में ठहरे और 20 दिन तक वहाँ पर ठहरे। गांव जो आपका था, वहां आपके दोस्त यार, पाकिस्तान वाले गांव की मैं बात कर रहा हूँ, वो छूटे कुछ याद है? कौन था बिल्कुल छुटकपन का दोस्त? मैंने, हमारे बड़े भाई के बेटे थे, वो हम लोग के लगभग बराबर उम्र के थे, तो इतना मालूम है कि हमको मदरसे में डाल दिया गया, क्योंकि मुस्लिम एरिया की आबादी लगभग 80% थी और 20% सिख थे। आपके गांव की कहानी? जहाँ नौशेरा खोजिया उसका नाम जी था। जी जी। तो सिखों के बच्चों को भी मदरसे में ही जाना पड़ता था। और पढ़ना क्या पड़ता था? हैं? पढ़ना क्या पड़ता था वहाँ? अलग बे पे सब मैंने थोड़ा सीख लिया था वहाँ से। अच्छा। और जब पाकिस्तान से आ गए हम लोग, तब डाल्टन में आके क ख ग सीखा हमने। हाँ, तो वहाँ की बात बताइए, स्कूल की बात बताइए, मदरसे की बात बताइए थोड़ी सी और। मदरसे की बात तो यही है कि स्लेट होती थी, स्लेट पर लिखवाते थे, जो टीचर आते थे, और हम लोग लिखते थे कि अल्फ बे पे थे टे सी जिम। और बाद में हमने कुछ और भी सीखने की कोशिश की, लेकिन उर्दू का ज्ञान पूरा नहीं हो सका। अच्छा। लेकिन उससे मुझे मोहब्बत है। मोहब्बत है। चलिए, तो वहाँ से एक सवाल यहाँ और बनता है, हालांकि उसका भी आपने जिक्र किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे, जब पाकिस्तान से जो ज़्यादातर सिख परिवार आए, वो पंजाब दिल्ली की तरफ गए, वहाँ बसे, आप लोगों का परिवार इधर क्यों आया, बिहार की तरफ? और असल में उसका एक कारण था जी कि हमारे गांव के लोग या कुछ रिश्तेदार भी यहाँ बिहार में आया करते थे। अच्छा, ये जो पटना में, यूपी में और बिहार में भी आते थे। यूपी का इटावा एरिया है, जी जी, तो वहाँ मेरे पिताजी के मामा आया करते थे। उन लोग का काम था कि फसल के पहले, एरिया तो गरीब था ही, वो पैसा सूद पर दे देते थे। और यहाँ? हाँ, यहाँ उस समय हम लोग तो, मैंने जो हमारे पूर्वज थे जी, तो इस एरिया में आते थे। और जब धान का फसल आता तो पहले ऋण दे देते और बाद में सूद के साथ उसको वसूल लेते थे आकर। इसलिए साल में 3-4 महीना हम लोग का इधर बीतता था। तो इसलिए हमारे परिवार से कुछ लोग चले गए बिहार में, कनेक्शन था। और कुछ लोग चले आए इटावा में। लेकिन जब हमारा घर का जत्था साथ परिवार पहुंचा, तो हमारे बड़े भाई चूंकि आ चुके थे 15 अगस्त के पहले, तो पहले हम लोग को इटावा ले गए, जो कानपुर के बगल में पड़ता है इटावा। जी जी जी। तो वहाँ हम लोग लगभग 1 साल रहे। अच्छा। लेकिन जो बड़े भाई थे वो चले गए थे बिहार के पलामू जिला में, वहाँ नगर उंटारी था, वहाँ पर उन्होंने काम शुरू कर दिया था। लेकिन जब साल भर बीत गया तो फिर तय किया गया कि आखिर हम लोग कहाँ बसे। तो यही हुआ कि नहीं, इटावा से चलकर हम लोग को काम का ज़्यादा, वहाँ आदमी मेहनत करके कमा सकता है, इसलिए सब लोग पलामू में चले गए, बिहार में चले गए। अच्छा। और वहीं पर फिर हमारी फिर से क ख ग सीखने का। तो जब आप यहाँ आए तब आपने क ख ग सीखने की प्रक्रिया शुरू हुई, मतलब? शुरू किया। अच्छा, महात्मा गांधी की जब हत्या हुई जी, उसका आपने जिक्र किया है, तब आप कहाँ थे? दिल्ली में थे? इटावा में। इटावा में थे। क्या था माहौल जब उस घटना की? था कि जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल तो जाता नहीं था इटावा में। क्यों? इसलिए कि ये तय नहीं हो पाया थे कहाँ रहना है, कि वहाँ रहेंगे कि यहाँ, एक भाई यहाँ था बड़ा, एक भाई वहाँ था। तो हम शहर में घूमते रहते थे इटावा में। कितनी उम्र रही होगी आप? 8 साल। वही 8 साल। 8 साल। हाँ, जी जी। तो वहाँ हर एक चौक पर लाउड स्पीकर लगा हुआ था। तो हमारी आदत थी, और मैं प्लेटफॉर्म में जाके गाड़ियाँ बहुत देखता था। ट्रेन क्योंकि गांव में कभी देखी नहीं थी कि ट्रेन कैसे चलती है। अच्छा। तो मैं निकलता और ट्रेनें आती हैं और मैं देखता, फिर वो
तो देखा कि माइक पर दे रहा है कि महात्मा गांधी की अस्थियां आज प्रयाग ले जाई जा रही हैं, जिनको अपनी उनको दर्शन करना हो वो लोग स्टेशन पहुंचे। ये मैंने भी सुन लिया, तो भीड़ उधर जा ही रही थी और हम भी पहुंच आप गए। जानते नहीं थे कि महात्मा गांधी महात्मा कौन? गांधी कौन है हम कुछ नहीं जानते थे, लेकिन हमको याद है कि टोपी पहने हुए शायद वो जवाहरलाल नेहरू होंगे, जो भीड़ को सांत्वना दे रहे थे और ट्रेन में बैठे हुए अच्छा, वो जो अस्थियां आई थी तो उसमें अस्थियों में वो थे। अच्छा, जब चेहरा बाद में हमको लगा, हम पे ये टोपी उजली पहने हुए, और वो हमको लगा कि वो जवाहरलाल नेहरू होंगे। अच्छा। माहौल कैसा था आसपास? जब ये खबर आई, जब हुआ कि अस्थियां जा रही हैं, तो आसपास अपने कैसा? लोग भीड़ थी, काफी भीड़, लोग दुखी थे, मतलब लोग दुखी थे, जाहिर सी बात। दुखी मान ले, आकर नाम तो उनका पूरे देश में फैल ही गया था। लगभग 30-35 साल से वो आंदोलन कर रहे थे, इसलिए गांधी जी का नाम तो हर एक जबान पर था। जी। और जब सुना कि उनकी अस्थियां जा रही हैं, तो मैंने लिखा है कि एक बालक भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच गया। बिल्कुल, और वो आप थे। इटावा से इधर आए झारखंड की तरफ, मतलब बिहार की तरफ जब परिवार आया, किस साल में आपका स्कूल में दाखिला हुआ यहाँ? मैं सोचता हूँ कि हमारा दाखिला 1950 में हुआ। अच्छा, वहाँ मिडिल में कैसा था 1950 का स्कूल, कैसा था आपका, ये बताइए। खपड़े की 2 कमरे बने हुए थे, क्योंकि वो स्कूल केवल तीसरी क्लास तक था, बच्चा क्लास पहली, दूसरी और तीसरी। तो उसमें मुझे याद है, उसी के बगल में घर भी हम लोग भाड़े पर लिए थे, तो मैं तो चला था तो पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ाई में पता नहीं शिक्षक मुझ पर बहुत खुश रहते थे, और हम कभी कभी बोलते तो उन लोग पसंद करते। और यही कारण था कि वहाँ म्यूनिसपैलिटी स्कूलों को चलाती थी, तो पूरा शहर बहुत बड़ा नहीं है डाल्टनगंज जी, लेकिन उस समय तो बहुत छोटा था। तो महीना में एक बार हर स्कूल से एक मैंने बच्चों को बुलाकर और भाषण दिलवाए जाते थे कि देश की आज़ादी पर और ये सब पर। तो एक बार वहाँ के हमारे सुंदर बिहारी तिवारी प्रधानाध्यापक थे, कहें कि अभी इस लड़के को, सरदार लड़के को भाषण दिलवाना है। तो लिख के दे दिया गया, हम रट भी लिए और बोले सब ठीक, लेकिन जब भीड़ के सामने हम गए तो हम पहला सेंटेंस ही भूल गए, और 1-2 मिनट में शांत रहा, बच्चों ने तालियां बजा दी, और मैं बड़ा मायूस होकर वापस आ गया। तो सुंदर बिहारी तिवारी मानते हमको बहुत थे, लेकिन एक थप्पड़ मार दिया, कहे कि तुमने क्या किया? हम चुपचाप, लेकिन हमने लिखा है कि लेकिन उस थप्पड़ का असर ये हुआ कि बड़ी बड़ी सभाओं में मुझे बोलने का मौका मिला, लेकिन मैंने फिर रटा हुआ भाषण कभी नहीं दिया, लिख करके बोलने वाला काम नहीं किया, भाषण नहीं दिया। उसके बाद ये काम नहीं किया। अच्छा, थोड़ा सा स्कूल से कॉलेज के दिनों में आते हैं। आपने लिखा है कि कैसे आपका जो परिचय है, आपके संपर्क जो है वो आरएसएस से हुआ। आरएसएस कैसे हुआ, मतलब कोई व्यक्ति मिला, कहीं किसी सभा में आप गए? उसमें जब मैंने मैट्रिक पास कर ली तो उसके बाद आईएससी करना था हमको, साइंस चुना था। नंबर बहुत अच्छे आए थे मैट्रिक में, क्योंकि उसमें बिहार एक था, और हमारे स्कूल का एक बच्चा, हम लोग फर्स्ट सेकंड होते थे, उसने पूरे बिहार में टॉप किया, अंजनी नंदन सहाय ने। हाँ, उनका जिक्र किया आपने। हाँ, वो मैं इतना इंटेलिजेंट लड़का कि मैंने पुस्तक रट लेता था पूरी, मैंने ऐसा लगता कि जैसे उसको पूरी पुस्तक याद हो गई मुझे अभी तक। यकीन मैंने बाद में दिया कि बेचारे जवानी में ही, इंजीनियरिंग करने के बाद तुरंत ही उनकी मौत भी हो गई, मैंने इसका जिक्र किया है। और मैंने तो इंजीनियरिंग जाना नहीं चाहता था, मैं आर्ट्स लेना चाहता था, लेकिन नेहरू का ज़माना था और वो कहते थे कि नहीं, अब वो मंदिर नहीं, कारखाने मंदिर होंगे, वो पुजारी नहीं, इंजीनियर पुजारी होंगे, मुझे ये ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। ये आपने सुना था ये भाषण कहीं? मैंने मालिक जब आईएससी पास कर गए तो जो हवा थी उस समय की, जो बातें सुनने में आती थी कि नेहरू कहता है कि नहीं, मंदिर होंगे फैक्ट्रियां और इंजीनियर होंगे पुजारी। तो इतनी इंजीनियरिंग की लोग आईएएस आईपीएस भूल गए। और उस जमाने में, लेकिन जब मैंने लगभग एडमिशन ले ली थी रांची में जी, लेकिन लोगों के बोले अरे बेवकूफ़, सब इंजीनियर बन रहे हैं, तुम आर्ट्स काहे के लिए ले रहे हो? तो बाद में हमारी भी इच्छा हुई कि हम चले जाए बीआईटी सिंदरी, वहाँ बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज था, और मैं पहुँच गया।
तो वहाँ के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, देखे हमारा नंबर, कहते हैं कि भाई यू आर सो लेट। हमने कहा कि हमसे देर हो गई, हम 8 से लेना चाहते थे, लेकिन नेहरू जी की बात सुन के इधर आए। बात से प्रभावित होकर मैं आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, टेलीकम्युनिकेशन में केवल 1 सीट बची है, इफ़ यू सो लाइक आई कैन टेक योर एडमिशन। हमने कहा एकदम ले लीजिए। तो वहीं पर टेलीकम्युनिकेशन में BIT सिंधरी से 4 सालों का कोर्स था जी। हमने वहाँ से इंजीनियरिंग की, और वहीं पर चूँकि मेरे नंबर बहुत अच्छे आए थे, वहीं पर मुझे लेक्चर बना भी दिया गया, वहीं पर मैं पढ़ाने में लगा। और BIT सिंधरी धनबाद एरिया में, वहाँ कोयलरी भरी हुई है, बहुत धनी इलाका है, और इंजीनियरिंग कॉलेज भी बहुत अच्छा था जी। और मुझे पढ़ाने में भी बहुत मन लगता था। लेकिन मुझे पता नहीं प्रकृति के कुछ ऐसी इशारा था कि मैं 1 साल से ज़्यादा नहीं पढ़ा सका। तो ये तो बातें होती रहेंगी, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, आगे राजनीति की भी बात होगी, लेकिन आपकी एक चैप्टर है किताब में जिसमें आपकी शादी का जिक्र है कि 2 रिफ्यूजी मिले, थोड़ा उस बारे में बताइए, क्या उम्र थी, कैसे मुलाकात हुई और क्या महसूस हुआ? वास्तव में जो पाकिस्तान में पंजाब का हिस्सा गया, वो एक हिस्से पर थी और मैं दूसरे हिस्से पर था। हम आए वाया जम्मू होके, उन लोग सीधे चले आए लाहौर होके इधर। लेकिन अमृतसर में वो भी किसी टेंट में ठहरी हुई थी और हम लोग भी अमृतसर में ठहरे हुए थे। लेकिन उसमें क्या पता था, वो 5-6 साल की थी, हम 7-8 साल के थे। तो उन लोग फिर जम गया कि दिल्ली में, और हमारा परिवार चला गया डाल्टनगंज में। कैसे फिर सालों बाद? तो सालों बाद क्या संयोग बना? संयोग ये बना कि हमारे घर में बिजनेसमैन ज़्यादा थे, इसलिए पढ़ाई का उतना पहले ध्यान नहीं रखते थे लोग, और मैं पहली बार इंजीनियर बन के वहाँ लेक्चरर बन गया। लेकिन मेरे भाई कभी कभी कहते थे कि इससे ज़्यादा तो हम लोग नौकरों को पैसा देते हैं, तुम क्या है जाके और नौकरी कर रहे हो। तो ये भी था, और दूसरा था कि जल्दी शादी हो जाती थी। तो जैसे ही हुआ कहे कि सब शादी, तो मेरे बड़े भाई कृपाल बाबू थे, महेंद्र बाबू थे, तो उन लोगों ने दिल्ली, उन लोग ज़्यादा आना जाना रहता था, तो वहाँ एक परिवार था, नामधारी परिवार था। तो उन्होंने देखा कि लड़की BA में पढ़ रही है, लड़की बहुत अच्छी है, तो मुझे आकर कहा कि हम लोगों ने लड़की देख ली है, लेकिन उसकी माँ बोली कि पहले हम लड़का देखेंगे। अच्छा। तो फिर मुझे याद है कि हम उसमें 2nd ईयर पढ़ रहे थे। 2nd ईयर में मैंने लेक्चरर बनने के पहले ही एज ए स्टूडेंट हम 2nd ईयर में थे। उस समय 1962 का युद्ध हो रहा था, पाकिस्तान का और चीन का। मुझे अभी तक याद है कि हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती थी, कैसे अगर आप लोग को अचानक जाना पड़ जाए तो कैसे कैसे हथियार चलाने, ये सब। पहले ये वाला बताइए, क्या ट्रेनिंग दी जाती थी, उसके बाद में शादी पे लौटेंगे। मैं कह ही रहा हूँ कि इस इंटरव्यू में इतनी सारी बातें आपको पता चलने वाली है और आपके माध्यम से मुझे पता चलने वाली है कि हम लोग बहुत समृद्ध होने वाले हैं। सर, क्या ट्रेनिंग दी जाती थी? ट्रेनिंग तो दी जाती थी कि, और आर्मी के लोग ट्रेनिंग देते थे? आर्मी के लोग आते थे। अच्छा। और जो देखते थे कि शरीर से ठीक ठाक है, उन लोग को चुनते थे। फिर बताया जाता था कि कैसे आना है, कैसे झुकना है, कैसे मारना है। और था कि ये एक भावना फैल गई थी उस समय। फिर क्योंकि अक्सर ये अखबारों में आता था कि जब कभी कोई भारत की फौजें पीछे हटते थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रिटायर हो चुके थे उस समय, और वो पटना में रहते थे। और जब ये न्यूज़ आता कि आज फलानी चौकी पर भी चीन ने कब्जा कर लिया, तो उनके आँख से आंसू बहने लगते। तो वो एक से उसी समय देखा हम लोगों ने देश के लिए। हम लोग तो और उजड़ के आए थे, रिफ्यूजी बनकर आए थे। लेकिन जब चीन का हमला हुआ तो हम लोग के एरिया से तो बहुत दूर था, लेकिन जागृति पूरे देश में हो गई कि नहीं, अभी हम लोग ने एक देश को बंटवारा किया है, अब हमारा एक हिस्सा वो भी छीनना चाह रहा है। एक गजब की देश में एकता देखी उस समय। बिल्कुल। और तब तक हम भी अब बड़े हट्टे कट्टे थे उस समय आप? हम था ठीक, दौड़ता कूदना सब ठीक रहता था। कितनी देर की, कितने दिन की ट्रेनिंग हुई थी? ट्रेनिंग 15 दिन की थी। 15 दिन की थी। उसमें आप लोगों को सिखाया गया था कि अगर युद्ध में जाना है तो बचना कैसे है, अटैक कैसे करना है, ये भी सिखाया गया। लेकिन युद्ध कुछ हथियार चलाना भी सिखाया? थोड़ा बहुत, ज़्यादातर मैंने, क्योंकि उससे पूरी ट्रेनिंग तो लेनी उस समय संभव नहीं थी। लेकिन अगर काम, क्योंकि काफ़ी सेना का मर भी रहे थे हमारे सैनिक,
इसलिए युवकों की अगर ज़रूरत पड़े तो, या फिर दूसरों को भी कुछ समझाने के लिए, तो ये एक वातावरण था। तो फिर शादी पे लौटते हैं, हाँ उसी समय। तो शादी पर यही लौटते कि बस सेकेंड ईयर में था, तो जो मेरे बड़े भाइयों ने कहा कि लड़की बड़ी अच्छी देखे हैं, तो हुआ कि वो लड़की वालों ने शर्त लगी पहले लड़का देखेंगे। लड़का देखेंगे। तो उनकी लड़की की माँ और उनके मामा हमको डाल्टनगंज देखने के लिए आए। कहाँ देखे? डाल्टनगंज। नहीं, डाल्टनगंज में कहाँ? स्टेशन पे, नहीं, दुकान में, घर होटल पर, में? घर पे। अच्छा, घर पे। बाकायदा कुछ दूर की बाकायदा वो आए और हाँ। कुछ दूर की रिश्तेदारी भी थी पहले से, एक दूसरे को जानते थे। तो बस वही मुझे सिंदरी से बुलाया गया कि तुम आओ, तुमको देखने के लिए लोग आए हैं। तो सास मेरी थी, बाद में मजाक भी चलते थे। तो क्या पूछी? बातचीत तो कुछ नहीं, देखी वो लड़का बहुत अच्छा लगा हमको। कुछ इंटरव्यू जैसा नहीं हुआ? कुछ सवाल वाल? नहीं, चाहे पुराने ज़माने की थे, इंटरव्यू नहीं, खाली देखने है कि नहीं मेरी लड़की पढ़ी लिखी है, तो लड़का उस लायक है कि नहीं? उस लायक है कि नहीं। तो फिर हम और हमारे जीजा जी बैंकॉक रहते हैं, थाईलैंड में, और मेरी बहन, फिर हम लोग गए देखने लड़की को। अच्छा, आप लोग गए देखने? दिल्ली अच्छा। के इसी शहर, यही पूछने वाला था मैं। यही दिल्ली में करोल बाग में। अच्छा। उन लोग रहते थे। हाँ। तो हम वहीं देखे। हाँ। तो अब देखा देखा, अब मैं क्या कहूँ फिर। आपने कुछ पूछा मैडम से? बहुत बात नहीं हुई, उसका बड़ा भाई था, उनसे थोड़ी बहुत बातें हुई। और थोड़ा सच्चाई ये है कि वो दिल्ली की पढ़ी हुई थी, हम वहाँ देहात में रहते थे, तो हम ही डर रहे थे कि हम कुछ पूछे नहीं। वो मत पूछ दे। ये बिहारियों की बड़ी दिक्कत है नहीं? खैर, तो इससे आगे बढ़ते हैं जहां हम लोग पहले थे कि जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा भी रहे थे, तमाम चीज़ें, ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि एक बच्चा जो पाकिस्तान से आया, जिसका परिवार वो आया, कैसे वो उसके लिए नौकरी करना, ये तमाम चीज़ें, राजनीति की तरफ गाड़ी कैसे मुड़ी? नहीं, राजनीति की तरफ गाड़ी इस तरह से बढ़ गई कि जब मैं नौकरी छोड़ के डाल्टनगंज आ गया। अच्छा, नौकरी छोड़ दिया आपने? हमने छोड़ दिया, और छोड़ने में मैंने लिखा है, मैं लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ। नहीं, आप खींचिए सर, तो हमारे पास पूरा समय है। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, हाँ, वो मेरी पढ़ाई से इतने खुश थे। एम.एन. बनर्जी नाम था उनका। अच्छा। बनर्जी साहब। और मैंने एक अपने दोस्त को कह दिया कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ पढ़ाई, क्योंकि मैं डाल्टनगंज जाना है। मेरे भाई लोग कहते हैं तुमसे बेसी तो नौकर मिलते हैं, तुम क्या पढ़ ले रहे हो। तो उन्होंने मुझे बुलाया, वो लड़का जाके, दोस्त मेरा बता दिया बनर्जी साहब को, और बनर्जी जी कॉल किया हमको, कहा हैव यू बिकम क्रेजी, यही शब्द उनके थे अभी तक, मैंने इसमें लिखा भी है, हैव यू बिकम क्रेजी, पागल हो गए। हमने कहा कि सर हम क्या किए हैं। कहते हैं तुम सोचते हो कि छोड़ना चाह रहे हैं, बीआईटी सिंधी जैसी, तुम पास किए, तुमको यहाँ पर रख लिया गया, यू आर गुड टीचर। तो हमने कहा नहीं सर, झूठ बोल दिया, मजाक में बोले थे। हम इतना डर गए उससे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से। लेकिन कुछ मजबूरियां थी और भीतरी मेरा मन बन चुका था, इसलिए अपने 3 महीनों की तनख्वाह छोड़ के मैं भाग गया, और फिर आके लिया भी नहीं। तो जी, जहां हम लोग थे, आप नौकरी छोड़ चुके थे, अपने भाई के कहने पे वापस आ चुके थे, फिर उसके आगे अब हुआ ये कि मैं यहाँ पर डाल्टनगंज में आ गया। तो जो मैं, चूँकि आईएससी मैंने डाल्टनगंज से की थी, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को पता नहीं कि इंजीनियरिंग पास करके लड़का घर में बैठा हुआ है। तो शारदा बाबू हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो हमको बुलाए, कहे कि तुम कम से कम पढ़ा तो दो, आके क्या करते हो घर में बैठ के। तो मैंने कहा कि मैं पढ़ा दूंगा। तो उस समय माफ करिएगा, इलाके में चुनिंदा इंजीनियर रहे होंगे आपके तरफ? कोई बिरला ही कोई इंजीनियर बनता था। मैंने आज ना इंजीनियर बेचारे बेकार भी घूम रहे हैं, लेकिन वो जमाना था कि इंजीनियर बन गया तो लोग समझे कि तो आईएएस आईपीएस से आगे बढ़ गए, ये मामला। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि घर बैठे क्या करना। क्लास, तो मैं जीएलए कॉलेज, वहाँ पे गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज है, वहाँ पर मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़ाने लगे आप? वहीं से आई से किया था, मैं पढ़ाने लगा। और मैंने कहा कि मैं पैसा नहीं लूँगा, क्योंकि पहले भाई लोग हमको बुलाना देते हैं कि नौकरों को ज़्यादा देते हैं और तुम जाके दूसरे जगह काम कर रहे हो। लेकिन मैंने 6 महीना तक वहाँ पढ़ाया, लेकिन तब तक समाज से बहुत, उस समय वहाँ अकाल पड़ गया था डाल्टनगंज में। क्या बन गया था? अकाल। अच्छा, अकाल पड़ गया था एकदम। मैंने ऐसा बिहार में कभी पढ़ा नहीं। क्या अकाल आज के बच्चे सुनेंगे तो समझेंगे नहीं?
मैं चाहता हूं आप थोड़ा बताएं अकाल का मतलब क्या होता है। अकाल का फणीश्वर मतलब नाथ रेणु ने इस पे बहुत जबरदस्त लिखा भी है ना, रिंजल धंजल। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या था अकाल का मतलब, क्या था? अकाल का ये था 67 का 1967 का ईयर था। बारिश नहीं हुई और चूंकि सिंचाई के साधन नहीं थे इसलिए चावल नहीं हो सके। मैंने एक तरह से भूखमरी हो गई। बाहर से अनाज आकर राशन के थ्रू बिकना शुरू हुआ। इससे समझिए कि 67 का मैंने 50 साल उससे भी ज़्यादा का टाइम है। तो उस समय में हमारे परिवार का बिजनेस अच्छा चल गया था। तो मैंने या भाई लोगों ने सोचा कि जब लोग यहाँ त्रस्त हो गए हैं, अकाल पड़ गया है और लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं, पशुओं के लिए चारा नहीं है, तो क्यों नहीं हम लोग कुछ मदद करें इस इलाके में। यहाँ का आकर हम लोगों ने बिजनेस में काफ़ी आगे काम बढ़ाया है। तो मेरे बड़े भाई, 5 बड़े भाई थे मेरे, सब तैयार हो गए कहे कि हम, और टेम्पररी राशन कार्ड बनाए गए आसपास के गांव के, शहर के जो गरीब। अच्छा, एक तो सरकारी राशन कार्ड होता था। हाँ, एक आप लोगों ने बनवाया कि हम लोग कहते थे कि आपको हम लोग चावल देंगे, आपके पशुओं के लिए चारा देंगे सस्ते दाम पर। ये लगभग 4-5 महीने तक ये कितना दाम उस समय था? उस समय मैं 1 किलो चावल के लिए क्या कीमत रहती थी? सोचते बहुत सस्ता था। मैं कैसे बताऊं, चीनी की कीमत उस समय 12 आने किलो थी। 12 आने किलो थी। अब उस समय गेहूं का क्या कीमत होगी मुझे उसका अंदाज नहीं है, लेकिन वो ज़माना ऐसा था। और उससे हुआ क्या कि बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला कि अरे जो गरीब है वो तो आते ही थे। तो लोग सोचते किस परिवार का ये लड़का पढ़ लिख के आया है। तो उसी में एक वकील साहब थे, रघुवीर प्रसाद, वहाँ हमारे मोहल्ले में थे। वो कहीं कि मेरे दोस्त बन गए। वो भी यंग ही थे उस समय, और वो आरएसएस के पक्के आदमी थे। अच्छा, रघुवीर प्रसाद। अच्छा, रघुवीर प्रसाद वो कहें कि जब कभी हो तो उनका गला बड़ा सुरीला था, बहुत अच्छा गाते थे। इसलिए आरएसएस की कोई फंक्शन होती तो उन्हीं के गीत से वो तो प्रार्थना से शुरू होती है, नमस्ते हाँ, सदा वत्सले वही गाते थे। अच्छा, वही गाते थे। तो रघुवीर जी, और कुछ दिनों के बाद एक दिन वो कहते कि चलिए दीनदयाल उपाध्याय जी आ रहे हैं यहाँ डाल्टनगंज में। तो हमको तो नाम भी नहीं सुना हुआ था। तो वहाँ एक मैंने लाइब्रेरी है, तो उसी के प्रसाद में दीनदयाल उपाध्याय जी का भाषण हुआ और मैं बहुत प्रभावित हुआ भाषण। क्या बोला ऐसा उन्होंने, क्या प्रभावित हुए? उन्होंने ये भाषण में कहा, उसमें वही तो अकाल पड़ा हुआ था, बेरोजगारी थी, दिल्ली में आंदोलन हो रहा था, गो हत्या बंद करो का भी आंदोलन हो रहा था। सब जगह पर नौजवान गुस्से में थे। मतलब आज़ादी का नशा या उत्साह उतर चुका था, अब एक बदलाव का दौर शुरू हो चुका था। आज़ाद हुए तो लगभग 15-20 साल तो देशभक्ति थोड़ी सी पीछे चली गई थी। अच्छा, तब लोगों में था कि साहब आखिर मिला क्या हम लोग। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि ये सरकार, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी जी, प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप युवकों को कुछ काम नहीं देंगे, अभी सरकार को चाहिए कि इनके हाथों को काम दें, नौजवान है, दे वांट टू डू समथिंग, आप काम दे नहीं रहे। लाल बहादुर शास्त्री तो प्रधानमंत्री रहे होंगे? नहीं, उसके बाद उनकी डेथ हो चुकी थी। अच्छा, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री? हाँ, उनकी डेथ, हाँ, 65 में होगी उनकी। जी जी जी, हाँ, ये 67 की बात है। हाँ, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहे। हाँ, ठीक है जी। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि अगर नौजवानों को सरकार काम दे तो बसें क्यों जलाएंगे। बसें वो इसलिए जला रहे हैं कि उनके हाथ खाली हैं। इस तरह से प्रैक्टिकल उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई। हमने कहा कि लेकिन आज, माफ करिएगा, वहां से मैं आज आ रहा हूं, आज जब बेरोजगार प्रदर्शन करते हैं और थोड़ा उग्र प्रदर्शन हो जाता है तो उनको क्रिमिनल के तौर पे ट्रीट किया जाता है। उस समय दीनदयाल उपाध्याय जी ये कह रहे थे कि लड़के बेरोजगार हैं इसलिए बस जला रहे हैं। उनको रोजगार दो, बस नहीं जलाएंगे। दे वांट टू डू समथिंग, व्हेन यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग दे आर बर्निंग द बसेस। बंद करो, काम दो उनको। तब ये सब आपने सुना, छू गई बातें। तो रघुवीर जी से दोस्ती होती गई, तो संघ के लोग, और उसी में 67 के चुनाव आ गए।
आपका नाम आगे कर दिया गया। उन्होंने जाके दूसरे संघ के लोग थे ही, अरे लड़का बड़ी बढ़िया सिख का लड़का है, और सिख लड़का है, सिख लड़का है, पढ़ा लिखा है, और कोई सोच नहीं सकता था कि सिख एमएलए का चुनाव लड़े, वो भी रिफ्यूजी। हाँ, और वो भी पंजाब से हो, तो फिर भी एक मिनट के लिए बात मान ली जाए नहीं। तो बाकी वहाँ के जो सीनियर वकील थे, हरिलाल लाट थे, कामेश्वर सहाय थे, काफ़ी सीनियर वकील, वो भी कैंडिडेट के लिए। तो पटना से एक टीम आई थी इंटरव्यू लेने के लिए। अच्छा। तो हम लोग 3-4 आदमी का इंटरव्यू लिए उन्होंने, और हमारी से भी बातें हुई। तो जाके उन्होंने पटना में रिपोर्ट कर दी कि जो सरदार लड़का है उसको टिकट देनी चाहिए। बहुत हमारे प्रश्नों का उसने ठीक उत्तर दिया है। अच्छा, अगर कुछ सवाल याद हो, ये दिलचस्प होगा कि उम्मीदवारों से तब क्या सवाल पूछे जाते थे? मुझे अब उसे कहाँ से आए हैं, क्या पाकिस्तान में क्या था क्या नहीं, कि क्या आपने पढ़ाई की है, तो कहा कि इंजीनियरिंग की है, ये सब सुना। ये नहीं पूछा गया कि पैसा है चुनाव लड़ पाओगे? उसमें अब तो पूछा जाता है। उसमें पता नहीं पैसों की, सच कहते हैं पैसों की उतनी ज़रूरत नहीं होती थी बहुत। अब तो आजकल देखने के लिए कि मुखिया जब 30 लाख 40 लाख खर्च करता है तो सांसद का क्या हाल होगा, सोच नहीं सकता है। जी, तो आपका इंटरव्यू हुआ और 67 में आपको टिकट मिला। टिकट का हल्ला हो गया कि टिकट मिल गई इनको। हाँ। तो मेरे घर वाले कहे कि तुम क्या करते, चुनाव लड़ना है? तो हम लोग दुकानदारी करते हैं कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। तो क्या कर दिए तुमने? तो लेकिन कई लोग बधाइयाँ भी देने आए, तो आपका बेटा तो मेरे बड़े भाई महेंद्र बाबू थे, दिवंगत हो चुके हैं। वो कपड़े में बहुत उनकी नाम दुकान चलती थी। जो आए कहीं कि मेरा भाई एमएलए के लिए खड़ा हो रहा है, वोट देना है, वो प्रचार शुरू कर दिया। अच्छा। और चूँकि पूरन चंद उस समय का बहुत स्थापित नेता थे, बाद में वो मंत्री भी बने। वो वहाँ के पुराने नेता थे पूरन चंद, छोटा कद था उनका लेकिन बहुत नामी थे। अब उनसे मेरी टक्कर हो गई। आप हार गए वो चुनाव। हाँ, मैं उसमें जनसंघ से लड़ा था। हाँ, जनसंघ से लड़े होंगे, जाहिर सी बात है। और वो लेफ्ट से वो एक कम्युनिस्ट पार्टी से लड़े थे, एक प्रोफेसर। अच्छा। लेकिन पूरन चंद जो थे ना, वो समाजवादी पार्टी के थे। अच्छा। अच्छा। और उनका नारे चलता था कि पूरन पैदल जनता पैदल। अच्छा। हरदम पैदल चलते रहते। अच्छा, पूरन पैदल जनता पैदल। और आपकी पार्टी जनसंघ उस समय क्या नारा लगाती थी? धन धर्म धरती और धन धर्म धेनु और धरती की रक्षा के लिए हमें वोट दीजिए, वोट दीजिए। अच्छा, और आप पे कटाक्ष क्या करते थे? वो करते देखिए, धन की रक्षा के लिए, अपने धन की रक्षा करने, क्योंकि अब पारिवारिक जो है बिजनेस का था परिवार। अच्छा, मेरा सवाल यहाँ ये है कि आप 67, 69 और मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1980 में जीते आप? 80 में पहली बार जीते। पहली बार जीते, 2 बार हारा। 67 और 69 हारे आप। मेरा सवाल ये है कि मैंने कुछ किताबें पढ़ी और मुझे जहाँ तक याद है कि बहुत से नेता 2 चुनाव हारने के बाद टूट जाते हैं एक तरीके से, क्योंकि आर्थिक स्थिति वैसी नहीं होती, तमाम चीजें। आपको कैसा लगा जब एक के बाद एक 2 चुनाव आप हारे? सही बात है, 2 चुनाव हारने के बाद कोई भी हिम्मत हार जाता है। तीसरा चुनाव फिर हो गया वहां पर हमारे क्षेत्र में जी। 1960 में, पहला 67 में हुआ, फिर 69 में हुआ, फिर 71 में हुआ। अच्छा, 71 में भी हो गया। अब तीनों हार नहीं, 71 लड़े नहीं? तीसरा नहीं लड़ने दिया हमारे परिवार ने। तो आपने कहा ना अच्छा कि 2 बार हारने के बाद तब ने कहा कि अबरी मत लड़ो तुम, खर्चा भी होता है और जीतते भी नहीं हो। लेकिन सेकंड पारी में मेरा बहुत कम डिफरेंस रह गया पूरन चंद के साथ जी। लेकिन एक सिक्का, और वहाँ चेयरमैन थे, राजपूत थे, बहुत नामी म्यूनिसपैलिटी के चेयरमैन थे, वकील थे। तो 69 में मेरे साथ चुनाव लड़े थे। तो जब पूरन चंद जीता और मैं सेकंड हुआ तो उनका इतना ही आबादी भी थी, सब कुछ थी। तो कचहरी में उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया हारने के बाद जी। तो हमको तुम करके बोलते थे। क्या बोलते थे? तुम कहते। अच्छा, तुम कहके बोलते। पिता के समान थे। हाँ। और बहुत नामी थे। हाँ। और ठाकुर राजपूत थे। कहें कि तुम कैसे घुस गए हो जनता में जी? मेरा परिवार जहाँ पर खानदान हमारा है 50-50 बट गया। मैंने कसम खा ली है, तुम चुनाव लड़ोगे तो आगे से ज़िंदगी में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं जीत नहीं पाऊंगा। इतनी फ्रैंकली वो कहे, और बाद वो नहीं लड़े चुनाव। लेकिन तीसरा चुनाव मैं नहीं लड़ा। चौथा आप लड़े और जीते? मैं लड़ा उस समय जब मैं
17 महीने जेल से लौट के आया। इमरजेंसी बीच में हुआ। बीच में। हाँ, इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ 1980 वो आप जीते। वो जीते हैं। जेल कहाँ से कैसे पुलिस पकड़ के ले गई आपको इमरजेंसी में? पुलिस पकड़ के तो आप भी भागे थे या फिर? नहीं, छिप तो गए थे। अच्छा, छिप गए थे। इसलिए 2 महीना मैंने बाहर बिताए हैं। अच्छा, कहाँ? हम चले गए थे, गुरु जी का आश्रम है एक, लुधियाना जिला में पड़ता है, भैनी साहब जी। तो वहाँ कुछ जानता नहीं था, अपना जाके साधु लोग ज़्यादा रहते थे वहीं पर रहे। तो जब थोड़ा ठंडा पड़ गया तो हमने कहा कि जा सकते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वहीं गए, शाम को फुटबॉल खेल रहे थे, किसी ने शिकायत कर दी, चारों तरफ पुलिस ने घेर लिया। और फिर जेल में? तब जेल में ठूस दिया। आपने बताया है कि आप जेल में जिस वार्ड में थे वहाँ किसी से मुलाकात हुई आपकी, किससे मुलाकात हुई जेल में जिससे आप बहुत प्रभावित हुए थे? नहीं, देखिए उसमें प्रभावित कुछ थे, वहाँ प्रोफेसर थे। हाँ। जो आरएसएस तो लोग ज़्यादातर लोग सबको पकड़ लिया। 3-4 तो प्रोफेसर थे, कुछ रेलवे के पदाधिकारी थे। तो अब जेल में जाते ही, जेल का तो अनुभव नहीं था मुझे, तो कभी जेल देखी नहीं थी। कैसे था, कैसा था जेल? जेल मतलब तो जेल चूँकि जिला था रामू जिला, तो उसके बाहर से तो जाते थे देखे कि जेल है, लेकिन अब जेल के अंदर तो कभी गए नहीं थे। हाँ। तो जाके देखा तो हमने कहा कि तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ईश्वर ने हिम्मत दी। और पहली बार मुझे पता चला कि मुझे शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़। अच्छा। क्योंकि कोई भी कैदी अगर जेल में जाता है तो मेडिकल होता है, पहले मेडिकल उसका होता है कि जेल के पहले हम कैसा भेज रहे हैं। तो जाके हमको डॉक्टर बोलता है, और यंग था मैं उस समय, कहा कि आपको शुगर है। लेकिन ये उसमें मैंने एक कहावत लिखी कि एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, हर एक बादल में एक चमक भी होती है। तो उस जेल में भी हमको एक प्रेरणा मिल गई। मैंने टाइम पर खाना, टाइम पर व्यायाम करना, खेलना, ये सब शुरू कर दिया। दिनचर्या सुधर गई जेल में? दिनचर्या सुधर गई। और एक हमारे संस्कृत टीचर ने एक श्लोक सुनाया था, मैं संस्कृत से मुझे बहुत प्यार है। अच्छा, कि क्या श्लोक? काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम व्यसने न च मूर्खानाम निद्रया कलहेनवा। मैं मतलब भी आपसे पूछूंगा। मतलब ये है कि अगर कोई सज्जन आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम, जो बुद्धिमान लोग हैं उनका समय बीतता है काव्य शास्त्र ग्रंथों के उनकी अच्छा, उसके बीच में चर्चा करते हैं। और काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम व्यसने न च मूर्खानाम, जो मूर्ख लोग हैं उनका समय बीतता है व्यसन में, दारू पी लेंगे, सिगरेट पी लेंगे। व्यसना नाम निद्रया, या सो जाएंगे, या कलहेनवा, या लड़ देंगे। तो ये हमको इतना छू गया कि हमने कहा कि भाई हम लोग तो जेल में आ गए, समय बिताना है, अब दिन भर कैसे बीतेगा। और मैंने कहा कई प्रोफेसर भी थे, तो लोगों ने कहा कि आप कौन सा श्लोक कहा करते हैं? हमने कहा कि यही कहा करते हैं कि काव्य शास्त्र विनोदेना। तो कहा कि आप सुनते हैं कि आप रामायण भी पढ़े हुए हैं। हाँ, रामायण के बारे में आपने लिखा है? मैंने तो काफ़ी वहाँ तो और 17 महीनों तक पढ़ गए, एक खूब जम के। मतलब यही देखिए कि जेल जाना कई बार कुछ लोगों के लिए खराब होता है, सर के लिए जो है अच्छा हो गया। वो ये हमारी डॉक्टर का था जी, ये एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। हाँ, कि किसको पिताजी लिखिए कि जेल भी आपके लिए फायदेमंद हो। बिल्कुल। आते हैं 1980 में आप पहली बार चुनाव जीत करके संयुक्त बिहार में, माफ करिएगा, विधायक के तौर पे पटना बिहार विधानसभा में आपको एंट्री मिली। सर 80-85 से लेकर 90 तक का जो समय है वो बिहार के हिसाब से बड़ा ही दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है ना। आप उस समय विधानसभा में थे, लालू यादव आपके इर्द गिर्द ही रहे होंगे उसी समय, मेरे ख्याल से वो भी पहुंचे थे। उस समय क्या था, पहली मुलाकात कब हुई लालू यादव से आपकी? पहली मुलाकात तो तब हुई जब इमरजेंसी के पहले एक बार जयप्रकाश नारायण ने 2 दिन के पूरे बिहार बंद की आह्वान किया था। जी जी। तो उसमें बंद कराने में हमको इमरजेंसी के पहले हमको पकड़ लिया गया डाल्टनगंज में, और हमें हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। हजारीबाग जेल में अब पहली बार हम जेल कभी देखे नहीं, चले गए हजारीबाग जेल में। तो वहाँ कर्पूरी ठाकुर जी, जिनको अभी भारत रत्न मिला है जी, ये थे। कैलाशपति मिश्रा
बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और बहुत सीनियर नेता हाँ, जनसंघ थे। जनसंघ के। जी। तो वहाँ पर जेल में रहना पड़ा हमको। हाँ। तो हम लोग की पेशी पटना होनी थी। अच्छा, अदालत में? अदालत में। हाँ। हाई कोर्ट था वहाँ। हजारीबाग से पटना? हाँ। तो वहाँ पर जब आते हैं तो उस समय ये जो मैं क्या नाम कहते हैं, लालू प्रसाद लालू जी, हाँ। ये भी छात्र नेता थे। हाँ। और ये भी जेल में थे। आप ही लोग के साथ? हाँ, नहीं, वो पटना की जेल में थे। अच्छा। तो समझिए कि दो जेल, हमको हजारीबाग से लाया गया पटना। हाँ। ये पटना में थे ही, वहीं अदालत में मुलाकात हो गई लालू यादव से। अच्छा। लोग कहे सरदार जी भी झालटरेंगे से अरेस्ट होके आए हैं। हाँ। पहली मुलाकात वहाँ हुई। तो क्या बोला लालू जी ने कुछ? उस समय तो छात्र नेता थे, ठीक है आप ये है पढ़ाई का, तो उस समय तो उनकी भाषा वो नहीं थी जो आजकल है। कैसी भाषा थी उस समय उनकी? नहीं, थोड़ा देखिए, अब जिसको कहा जाए कि अपने भोजपुरी में बोलना, ढंग से बोलना, ये तो आदत उस समय भी थी। ये कर देना है, एकदम उलट देना है, पलटा, ये सब तो होता था। लेकिन असली विधानसभा में मुलाकात हुई आपकी विधायक के तौर पे? वो भी इसी समय मेरे ख्याल से विधायक बन के आए। जब 80 में विधायक मैं बन के गया तो लालू यादव भी विधायक बन के आए। मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। दोनों बन गए। अब हम अपने विधायक दल का नेता हो गए। आप? हाँ। और विधायक दल का नेता बनने से एक फायदा ये हुआ, 39 विधायक जीते थे उस समय भाजपा के। और एक सिख को दल का नेता बनाना, ये भी एक अजूबी बात थी। उसमें बहुत लोकल जो जीते थे, क्या नाम, एक बहुत नामी प्रोफेसर थे शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव, एक पंडित जी थे इधर भगुआ के। लेकिन हमको चुना गया कि ये दल के नेता बनेंगे। और दल का नेता बनने के बाद आपको हर एक विचार पर टाइम मिलेगा बोलने के लिए। तो उससे फिर आपस में मेल जोल होता रहा। आप हमको बहुत गहराई में ले जा रहे हैं। नहीं जाइए ना, मैं तो आपसे चाहता हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कभी ऐसा मौका आया विधानसभा में कि आपने कुछ बोला हो, लालू यादव ने खड़े होकर कुछ जवाब दिया हो, कुछ कहा हो? लालू आया ही होगा ऐसा मौका। देखिए, बाद में तो एक बार मैं विधायक बना। हाँ। विधायक दल का नेता बन गया। हाँ। अच्छा, दूसरी बार जब चुनाव होता है तो दंगे हो गए थे 84 के। जी। मैं नहीं जीतता हूँ। हाँ। और उस समय जब मैं विधायक दल के नेता से हटता हूँ तो क्या नाम कहते हैं, बिहार में मोतिहारी में बिहार का सम्मेलन होता है भाजपा का। अच्छा। और वहाँ मुझे सर्वसम्मत से प्रदेश का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और तब हम लोग जब सदन में आते हैं तब बोलाबाली होती थी। क्या बोलाबाली होती थी? मैंने, वो अपने ढंग से बोलते थे, लेकिन तो बताइए आराम से, डिटेल में। लेकिन वो हमको प्यार बहुत करते थे। अच्छा। और जब सबको प्यार करते थे लालू यादव? देखिए, एक आकर्षण तो है, मानना पड़ेगा। और वो कहे कि ये बोलता है हवाई जहाज विधानसभा में तो हिला देता है। किसके बारे में? आपके बारे में? हमारे बारे में कहते हैं। लालू यादव? अच्छा। हिला देता है एकदम। अच्छा। क्या पहनते थे? अभी भी जैसे पजामा कुर्ता? पजामा कुर्ता और चप्पल? पजामा कुर्ता। अब चप्पल तो उनका ब्रांड है, पजामा कुर्ता चप्पल। यही पहनते। नीतीश कुमार भी उसी समय विधायक बनकर उसके नीतीश कुमार हार गए थे उस समय। अच्छा, हार गए थे। अच्छा। ये जीते हैं बाद में जाकर। तो ये लालू यादव हुआ ये कि, अब वो लंबी कहानी आप प्लीज बताइए ना। आखिर ये हुआ कि हमको जब मेरे मतभेद हुए भाजपा से, तो लालू यादव ने संपर्क किया? तो लालू यादव संपर्क हमने नहीं किया। उन्होंने उस समय सरकार बनी थी, लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन इनको बहुमत नहीं था। बहुमत इनको भाजपा दे रही थी। भाजपा दे रही थी। और जब मुझ पर कार्रवाई हुई तो 39 में से 13 विधायक मेरे साथ आ गए। जब मेरे डिफरेंसेस हुए तो 1/3 थे 39 के। और उस समय जो 10वीं अनुसूची है, किसी विधायक की सदस्यता जाने की, अगर 1/3 हो तो दल बदल नहीं माना जाता था, वो पार्टी का विघटन माना जाता था। तो 39 में 13 एमएलए थे और मैं उसका नेता था। इसलिए उसको विघटन मानकर हमारे एक अलग गुट बना दिया गया। और उसी गुट ने मदद कर दी लालू यादव की और इनकी सरकार बच गई। तो उन्होंने आपको शुक्रिया बोला? बहुत बोला। उनको कही कि हम मंत्री बनिए। अच्छा। मैंने कहा कि मैं नहीं बनूंगा मंत्री।
लिखा मैंने। हाँ, क्यों? मैंने कहा कि मैं जीता हूँ भाजपा के चुनाव चिन्ह से, हाँ, मैं नहीं बनूंगा मंत्री। लोग ये कहेंगे कि मेरे साथ भाजपा ने जाति की है, हाँ, मैंने दल नहीं छोड़ा है। बिना मैं उसका डिटेल आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा। जी। मैंने साफ इनकार किया। रघुनाथ झा भी थे, उनको भी ओथ लेनी थी मंत्री की, तो लालू यादव के पास जाए, सर हमारा ओथ कराइए, कहेंगे नामधारी जी के साथ कराइए, यही बोलते थे। तो वो आए हमारे पास कि आप रंगा लाए, बनना चाहिए मंत्री। मैंने कह दिया लालू यादव को कि मैं भाजपा के टिकट पर जीता हूँ, मंत्री नहीं बनूंगा। मैं मंत्री पद के लिए नहीं आया हूँ यहाँ, मेरी पार्टी ने मुझे निकाला है, इसलिए आप आए। इसलिए मैं आया हूँ, और 13 विधायक मेरे साथ आए। बिल्कुल। अच्छा, अब चूंकि हम लोग अच्छे खासे मूड में बातचीत कर रहे हैं, मैं बिहार से बाहर निकलूंगा, लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा बिहार के मुतालिक ये है कि लालू राबड़ी का जो शासनकाल था बिहार में, लालू यादव का, फिर बाद में राबड़ी यादव जी मुख्यमंत्री, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी, माफ करिएगा, उसको बीजेपी या बाकी एक वर्ग ऐसा है जो जंगल राज के तौर पे देखता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि लालू यादव और राबड़ी देवी का शासनकाल कैसा था, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप उस समय सक्रिय राजनीति में थे, नंबर एक मिनट। और उसके पहले, लालू यादव से ठीक पहले, जब कांग्रेस शासन करती थी, तब बिहार की क्या स्थिति थी? क्या वाकई लालू यादव जंगल राज की तरफ ले गए थे बिहार को? मैं जंगल राज का मैं आपको बताऊं कि बाद में तो मैंने कहा कि मैं मंत्री बन गया 1965 में, जब मैं खुद जीत के आया। 65 में? 95 में। अच्छा, 95 में। हाँ, हाँ। ये झगड़ा है 90 का, जब 90 में मैं जीता हूँ भाजपा के पार्टी सिंबल से, और उस समय मतभेद हुआ है। सरकार बची है लालू यादव की, वो मुझे मंत्री बनाना चाहता। आप नहीं बने? मैं नहीं बना। 5 साल पूरे हो गए। फिर 95 में चुनाव होता है, मैं लालू यादव की पार्टी से लड़ता हूँ, और मैं फिर जीतता हूँ। आप मंत्री बनते हैं? और उन्होंने कहा कि आप मंत्री बनिएगा। हम कि अब बनेंगे। अब मैं इस सिंबल पर जीत के आया हूँ तो बनूंगा। लेकिन हमने कोई मंत्री ये नहीं कहा कि हमको फलाना मंत्री बनाइए। इन्होंने हमको भू राजस्व, भूमि सुधार और परिवहन मंत्री बनाया। ठीक है। कुछ नहीं मांगा, मैंने अपना काम करना शुरू किया। मैंने डिटेल में लिखा है कि मैंने जब राजस्व मंत्री बना तो मैंने पलामू जिला, हमारा जहाँ से मैं जीता था, गरीब इलाका है, जमींदारों ने जमीन सरकारी कब्जा करके रखी हुई थी। मैंने कहा कि जमीन और भूमिहीन बेचारे बैठे हुए हैं, मैंने जमीन बांटनी शुरू की, कैंप लगाओ, और एक ब्लॉक में कैंप लगने लगे। और आपने सोचा कि लालू यादव मुख्यमंत्री हैं तो उसको समर्थन मिलेगा सरकार का, हमको मिलेगा। तो हुआ क्या? हुआ ये क्या कि जो डीसी था साउथ इंडियन था। तो एक दिन जब मैं पटना से डाल्टनगंज जा रहा था, तो औरंगाबाद के बीच में वो हमको पुलिस आती थी स्काउट करने के लिए। देखा कि डीसी खुद खड़ा है, तो हंसी से कहते कि सर, हम सोचे कि आज हम आपको सर लेके आएंगे, और मेरे पीछे बैठ गया और कहता है धीरे से, सर हम रात को सोए नहीं हैं। हम कि क्या हुआ? कहा कि रात के 11 बजे लालू जी का फ़ोन आया कि हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। हमने कहा सर यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। नहीं, फॉर यू नामधारी इज़ द चीफ मिनिस्टर। और कहा कि नहीं सर, कहा कि टेलीफोन नीचे कर। और जब हमने सुना, हमने कही तो कंपटीशन कर रहा है हमसे, तब हम डीसी बात चीफ मिनिस्टर की मानेगा कि मेरी मानेगा? अब हम कहेंगे कैंप लगाओ, तो डीसी तो हेड है जिले का, वो आगे सीओ को कहेगा कि भाई कैंप लगाओ, तब तो वो तो नहीं। एक और उस पर लालू यादव ने कहा, इससे किसकी मशहूरी हो रही है? एक सर आपकी हो रही है, लड़े सिपाही नाम सुल्तान का। आपसे कहा? नहीं, डीसी से कहा। अच्छा। तब उसने रखा। एक सेंटेंस में भूल गया था। पहले उन्होंने पूछा कि तुम्हारे लिए मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, मुख्य। तो उन्होंने कहा कि सर आप है। तो फिर उसने पूछा कि ये जितना पलामू में जो कैंप लग रहा है, जमीन बचा, तो किसकी प्रसिद्धि हो रही है? सर आपका नाम हो रहा है, चीफ मिनिस्टर तो आप है ना, लड़े सिपाही नाम सुल्तान का। तब टेलीफोन उसने रख दी। तब मैं एक लाइन में भूल गया था, इसमें मैंने दिया है। और तब मुझे लगा कि इसका मतलब है तब तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। उधर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था,
मैंने बहुत मेहनत करके उनमें तो overloading वो को ट्रांसपोर्ट रोका। में तो उनके सालों की बहुत बसें चलती थी अच्छा, मैंने सब कुछ मैं नहीं, टाटा जैसे मैंने उसका लोहे का काम है, ट्रक बन रहे हैं, लोहा जा रहा है, काफ़ी लोड जब कहते थे, जब चेकिंग किया तो ओवरलोड को मैंने पकड़ना शुरू कर दिया। अब वहाँ भी, अब चूंकि अब मैं बीत गई सो बात गई। नहीं, बीत गई सो बात कैसे गई? अभी भी आरजेडी बिहार में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे हैं, पार्टी चुनाव में है, लालू यादव खुद है ही अभी, और हम उम्मीद करते हैं कि उनको लंबी आयु मिले। बताइए क्यों ऐसा हो रहा था? देखिए, ऐसी बात होती आप मंत्री थे, मुख्यमंत्री, इन चीजों पे क्यों बार बार टोका टोकी कर रहे थे? टोका टाकी नहीं, मेरा कहना है कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ। एक बात मैं और आपको बता दूं, जो कोई मंत्री मुख्यमंत्री को नहीं कह सकता है। विधायकों की बैठक हो रही थी उनके घर पर ही, इन सब घटनाओं के बाद? नहीं, अच्छा, इसके पहले इसके पहले तो मैंने ये कहा था कि लालू जी, अभी योर वर्ड इज लॉ इन बिहार। आपका एक शब्द जो है वो कानून बन जाता है। कोई अफसर ये नहीं पूछता कि ये कानून में है कि नहीं है। अच्छा, अगर ये समय आप चूक गए तो आप पछताइएगा। ये मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन हमको सर कहते थे। हेड चीफ मिनिस्टर वो थे, हम मंत्री थे, लेकिन हमको सर कहते थे। अभी हटने के बाद 1 साल पहले वो आए, डाल्टनगंज में उनका कोई केस था, तो सर्किट हाउस से लोगों ने कहा कि आपको मिलना चाहिए, तो मैं मिलने गया। तो कहते आइए सर। हम कि सर आपका नहीं छूटा, जब आप चीफ मिनिस्टर थे तब वो हमको सर कहते थे। तो ये तो कुछ उसमें खासियत भी है। लेकिन क्यों फिर ये टोका टोकी क्यों हो रही थी? वो आपकी प्रसिद्धि से परेशान थे? हाँ, ये जो आपको नाम मिल रहा था उससे? जो यादव विधायक भी जाते थे, कहते हैं कि तो मंत्री है, जिसके पास जो जाते हैं काम कर देता है। ट्रांसफ़र करना है तो ये नहीं कहता कि कोई क्या कीजिए, लिस्ट निकलती है तो जो रिकमेंडेशन था हो जाता है। तो उनको सुना कि कहीं ऐसा ना हो कि इसी का पलड़ा भारी हो जाए, ये दिक्कत। अच्छा, वो जलन वाली बात है। मैंने अब जो भी समझी उसको, अब मैंने इतना डिटेल से नहीं लिखा जितना खोद के हमको पूछ ले कर ये हमारा काम है सर। अच्छा, आते चलिए अब आपको। अगर मैं ना बताऊं तो भी बताना ही चाहिए, लोगों को पता चला। अगर चीफ मिनिस्टर डीसी से क्यों पूछेगा तो हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, और जो वो हमको कह रहा है वो साउथ इंडियन है। कैसे देखते हैं उस राज को आप? जंगल राज वाली बात? जंगल राज नहीं देखी मैंने। जो ये मैंने कहा ना कि अगर आप इस समय का उपयोग कर लेते तो इतिहास आपको याद करता है। उन्होंने नहीं किया, आप कह रहे हैं? उन्होंने नहीं किया। कैसे? मैं ये कहना चाहता हूँ, कहाँ चूके? चूक ये कि गोलबंदी करने में रह गए। अब मैंने एक उदाहरण और दिया है कि उस समय जमाना था कि सामाजिक न्याय के अफसरों को पोस्ट कर, मैं मंत्री था तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था मेरे अंदर में था, जितने भी अंचलाधिकारी होते हैं जिलों में, ब्लॉक में, सबका ट्रांसफ़र पोस्टिंग मेरे हाथ में था। मैंने एक ऐसा उदाहरण दिया है कि ये था कि एक ब्राह्मण सीओ था, तो बेचारा मेरे बड़े भाई के किसी दोस्त का दामाद था, तो उसका ट्रांसफ़र मैंने कर दिया। तो जिसका पोस्टिंग किया था मैंने, तो वहाँ का जो विधायक है मेरे पास पहुँचा, कहा कि सर हमको क्यों हराना चाहते हैं आप? तो हमने कहा कि मैंने क्या कर दिया? कहा किसको भेज दिया है? ऊंची जाति के आदमी को भेज दिया, तो हम आप जीतेंगे यहाँ से। अब हमको हराने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं? वो आप ही की पार्टी का था, मतलब लालू जी की पार्टी का था? लालू जी की पार्टी का था। आप मंत्री थे तब? हम मंत्री थे। तो हमने कहा क्या करें? कहा कि इसको हटाइए, हमको भी सामाजिक न्याय कर दीजिए। सामाजिक न्याय का तो फिर वहाँ तो हमने बदल दिया, लेकिन उसको दूसरे के यहाँ भेज दिया। वो भी दूसरे दिन पहुँच गया मेरे पास कि सर हम पर क्यों बिगड़ गया, जीतने दीजिए हम लोग को सर। तब मैंने कहा कि अरे भाई, ये आदमी जानता हूँ अच्छे परिवार का है, काम करेगा अच्छा, लेकिन कोई इसको ले ही नहीं रहा है, ये सामाजिक न्याय हो गया। तब एक ये पार्टी थी लेफ्टिस्ट, एक एमएलए था, बहुत मेरा प्रिय था उसको। हम कि यार इसको रख लो, वो भी ब्राह्मण ही था। हम कि इसको रख लो, अब 2-2 जगह बदले, हमको शर्म आ रही है। कहा कि सब भेज दीजिए।
तब हमने लिखा, हमने कहा आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त में एक मंत्री एक ब्राह्मण ऑफिसर का ट्रांसफर करता है दो जगह से, और वहां के विधायक आते हैं आपके पास ये कहने कि हमारी जाति का नहीं है, सामाजिक न्याय का नहीं, इसलिए इसको हटाइए, और फिर एक ब्राह्मण विधायक के साथ ही उनको जाना पड़ता है। ये फैक्ट है, आप बता रहे हैं। अब प्रचार होगा तो नाहक नहीं, हम इससे बचना चाह रहे थे थोड़ा जी सा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम आते हैं, चलिए अगर बिहार से बाहर निकलते हैं 1984 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, हालांकि उसके पहले दंगा भी हुआ और वो दंगा भी आपने देखा होगा, क्या हुआ उस समय सर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद? देखिए तो मुझे याद है कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, चूँकि उस समय मैं एमएलए था और जो मैंने भाषण दिया उसमें ये थे सिंह थे कोई मुख्यमंत्री, जगन नहीं नहीं चंद्रशेखर सिंह, अच्छा अच्छा, चंद्रशेखर सिंह मुख्यमंत्री थे। तो चूंकि मैं तो हाथ था ही, जो दंगे हुए, तो मैंने कहा कि ये दंगे आप रोक सकते थे, आपने पूरे बिहार को छोड़ दिया, और डांटे में जो क्या हुआ तो हमने खुद देखा अपनी आंखों से, मैं उस दिन वही था। आप दिल्ली से लौटते हैं और दंगे शुरू हो जाते हैं, पहले नहीं हुआ एक दिन, जिसका क्या क्या आप कुछ मंत्र लेके आए थे उधर से, तब वो कितना गर्म हो गए, कहे कि अगर आपको आने नहीं देंगे विधानसभा में, नामधारी जी सुन लीजिए, आप क्या आरोप लगा रहे हैं, हम क्या आपके आने के बाद ही दंगे क्यों शुरू हुए। लेकिन इस खबर को जो दिल्ली से निकलने वाली अखबार जो है हिंदी की, नाम आज हिंदुस्तान, उस समय की तो यही अखबार अभी जो हिंदुस्तान नहीं था, दैनिक जागरण ना, जनसत्ता जनसत्ता, अच्छा, जनसत्ता ने हाँ, मेरे भाषण को थोड़ा छापा अच्छा, विधानसभा में। बाकी जैसे अभी नहीं छप रहा है ना लोगों का, वही हाल था। वही हाल। ये देखिए इतिहास में चीजें घूम करके आती हैं। अच्छा मुझे आप ये बताइए, लोकसभा में एंट्री होती है और आप जो है उस आसन पे पहुंचते हैं उपसभापति के नाते, आपको हमने देखा है, मैंने आपको बताया भी था कि दूरदर्शन पे कभी कभी जब कार्यवाही चलती थी लोकसभा की तो आपको देखते थे बैठे हुए, तब कैमरा बहुत कम रहता था आसन की तरफ, और आजकल जो लोकसभा की कार्यवाही हो रही है उसमें एक लंबा विवाद है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने वक्त से आज के वक्त की थोड़ी तुलना करके बताएं हमारे देखने वालों को कि उस समय विपक्ष के सांसदों को क्या समय दिया जाता था आसन की तरफ से, उनके शोरबाजी को कैसे टेकल किया जाता था, और आज जो विवाद हो रहा है उसको कैसे देखते हैं? मैं तो ऐसा महसूस करता हूं कि जब कुछ चेयर पर जाता है, ये मेरा एक सबब है कि जब मैं पहली बार जीत के आया तो झा जी थे स्पीकर यहाँ के बिहार विधानसभा के, पता नहीं मेरे भाषण वो सुनते तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो 3 आदमी चुने जाते हैं प्रिजाइडिंग अफसर के रूप में, जब स्पीकर अपनी आसन से हटेगा तो कौन उसको संभालेगा, तो ही सेलेक्टेड मी। उन्होंने, चूँकि मैं एक विधायक दल का नेता भी था, तो उन्होंने मुझे प्रिजाइडिंग अफसर कहते हैं उसको, पदासीन पदाधिकारी, कुर्सी पर बैठकर चलाना सदन को। और मैं ये समझता था कि जब मैं सदन पर बैठ गया आकर, तो हमको एक एक सदस्य और जब सुनने वाली जनता को ये दिखाना है कि जब भी कैसे सब बराबर है, सदन सब बराबर होता है। और मैं लोकसभा में भी, मैं जब उतर के आता था तो बहुत सांसद कहते सर दिल करता है कि आप रोज बैठा करें, ना पार्टी देख रही ना कुछ देखना है, ठीक है शांत रहिए, उनको बोलने दीजिए। तो हाउस, इसलिए जब बिहार अलग हुआ झारखंड जी, तो मुझसे पूछा गया, कैलाशपति मिश्रा ने कहा कि आप मंत्री बनिए। आप झारखंड के पहले विधानसभा के अध्यक्ष बने। हमने कहा कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मंत्री मैं बन चुका हूँ बिहार में, झारखंड तो उसका एक छोटा हिस्सा है, और मैंने जब इस्तीफा दे दिया 5 साल में नहीं पचा सका, तो अभी मैं नहीं पचा पाऊंगा, अब मैं बनूंगा तो स्पीकर बनूंगा। और कोशिश की कि स्पीकर की, इसलिए अगर स्पीकर निष्पक्ष रहेगा, लेकिन ये बात सही है कि सरकार का दबाव स्पीकर पर रहेगा, रहता है, लेकिन आप कितना सह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी समझ जाता है कि कितना तक सहेगा ये। लेकिन अगर आप पूरा आज्ञाकारी है तो जो चाहेगा करवाएगा आपसे। आज क्यों इतना विवाद हो रहा है लोकसभा के अध्यक्ष को लेके? विपक्ष के नेता कहते हैं हमारा माइक बंद कर देता है, टीवी का कैमरा हम पे नहीं रहता है, देखते होंगे आप तो अपने समय। मैं कहता हूँ कि
मेरी बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए। स्पीकर पर दबाव रहता है, लोकसभा अध्यक्ष पे भी। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष पर भी रहता है। नहीं तो आप देखते हैं जितने भी केसेस दल बदल के होते हैं 5 साल निकल जाते हैं, स्पीकर फैसला नहीं करते हैं, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि हमारा अगर सरकारी पक्ष का हो तो स्पीकर, लेकिन मुख्यमंत्री भी जान जाता है या प्रधानमंत्री भी जान जाता है कि मेरा प्रमुख आदमी कितने हद तक मेरी बात मानेगा। सोमनाथ चटर्जी तो इसके उदाहरण है। तो अगर, क्योंकि हर एक प्राइम मिनिस्टर जो मानता है कि छोटा पद है, नहीं, इसलिए अगर बड़ा स्पीकर भी ये समझे कि हमको किस हद तक जाना है, तब वहाँ पर रुकेगा और प्रधानमंत्री इशारा समझेगा कि इसके आगे हमको नहीं जाना है। आज वो नहीं है। ये बात आपने बड़ी बात कह दी है। मैं थोड़ा तेजी में बढ़ रहा हूं क्योंकि हमने लंबा समय आपका ले लिया, आपकी तबीयत भी खराब है। 1987 का आपने जिक्र किया है, 1987 का केरल के कोचीन में बीजेपी एक बैठक हुई थी, वाजपेयी रोने लगे थे, आडवाणी ने कुछ सलाह दिया था और आपके उस चैप्टर का नाम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, धर्म की राजनीति और उसके विरोधाभास। क्या हुआ था सर उस बैठक में? असल में वहाँ को मैं तो शुरू से ही अपने विचारों को रखने का आदी था कि अपने विचार जो वहाँ भी मैं रख देता था। लेकिन जब कोई केरल की जो बैठक हो रही थी उसमें पहली बार जो बॉम्बे के थे प्रमोद महाजन जी, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था। उस समय तक इनकी जो सेना है महाराष्ट्र की, उनके साथ कोई इनका संबंध नहीं, शिवसेना के साथ। तो प्रस्ताव आया कि शिवसेना से हमें समझौता करना चाहिए, तब हम लोग महाराष्ट्र में सरकार बना सकते हैं। ये प्रमोद महाजन का प्रस्ताव था। ठीक है। लेकिन वाजपेयी जी उस समय तक कोई सौदा नहीं हुआ था और पहली बार वहाँ सेना एक जीती थी विधानसभा में। हाँ, तो उस पर 2 घंटा बहस हुई। अच्छा, 2 घंटा बहस चली और वाजपेयी चुपचाप सुनते रहे। और बाद में आडवाणी जी ने कहा कि जो प्रमोद महाजन ने प्रस्ताव रखा है, सदन इससे सहमत है और हम लोग समझौता करेंगे। अच्छा। और जब खत्म होने का समय आया तो आ गया समारोह भाषण वाजपेयी जी देंगे, अध्यक्षता भाषण नहीं, हाँ, जो समापन भाषण सबसे वरिष्ठ थे, सबसे वरिष्ठ थे। अध्यक्षता तो कर रहे थे आडवाणी जी। अच्छा। इनको था कि पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, सब कुछ है, नेता रहे हैं जी। तो समारोह भाषण इनका होगा, वाजपेयी जी का। तो वाजपेयी जी कहेंगे हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आए बोलने के लिए। हाँ, बोलने के लिए माइक लेके प्रमोद महाजन पहुंच गए, माइक लेकर उनके पास पहुंच गए। ऐसे कहीं सर बोलिए, ऐसा मत कीजिए। अब बोलने के पहले उनके आंख से आंसू आ गए। ये आपने देखा था? क्यों देखा, मैंने कहा। हाँ, वो तो आपने लिखा ही है, मैंने सुनी ये बात नहीं है, मैं इसलिए दोबारा आपसे पूछा। और सुनते ही थोड़ी सिसकियाँ भरने लगी। वो कहते कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं अब आपके साथ नहीं चल पाऊँगा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं नहीं चल पाऊँगा। मैंने जनेऊ तोड़ा था, मैं आया था, लेकिन जहाँ पर आप कह रहे हैं कि ऐसे दल से आप समझौता कीजिए जो कट्टरपंथ और धार्मिक उन्माद की राजनीति करता है, उनके हिसाब से क्या नाम, कमजोर जाति का आदमी घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता है, खटिया पर नहीं बैठ सकता है, मुझसे नहीं चलेगा। और लेकिन उसके बाद वाजपेयी जी तो रहे ही, इतिहास तो यही कहता है कि वो हटे तो नहीं। उसमें मैंने थोड़ा उन पर क्या हुआ फिर अंदर की बात बताइए, क्या हुआ, किसने मनाया वाजपेयी जी को? परिस्थितियाँ है, दास परिस्थितियों का अंदर चलना, उसके अनुसार उससे मैन इज द स्लेव ऑफ सर्कमस्टेंसेस। परिस्थितियाँ आदमी को बदल देती है। और मैंने अपनी जगह लिखा है शायद मैं इसमें फेल कर गया, मैं परिस्थितियों से मैं बदल नहीं पाया। आप बदल नहीं पाए? क्योंकि मैं 5 साल के बदले 2.5 साल क्यों मंत्री रहा। आप 5 साल रहे थे? मैं चेयरमैन बना था ट्रांसपोर्ट का 3 साल के लिए, 1 साल में मैंने क्यों हटे दिया। मैं सोचता कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ तो मैं क्या रह के करूँ, टाइम नहीं काट सकता हूँ। इसलिए बहुत भावुक मैं, ये ठीक है कि एक सिख जाके एक ऐसी जगह पर रिफ्यूजी आदमी जाके 7 बार जीतता है, जनता मुझे कितना प्यार करती है। और यही कारण है कि मैंने भी अब ये सोचा है कि मेरा अंतिम सांस भी उसी इलाके में होगा, वहीं रहेंगे आप। स्कूल चला रहा हूँ, कॉलेज चला रहा हूँ, ताकि ये दिन भी मेरे
यहाँ की जनता की सेवा में बीते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे एक सवाल पॉलिटिकल पूछ के फिर हम लोग दूसरी तरफ चलेंगे, और वो हिस्सा भी बड़ा दिलचस्प है, आप देखिएगा, समझिएगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वाजपेयी और आडवाणी की जो भारतीय जनता पार्टी थी उस समय की जो भारतीय, ये बात तो नीतीश कुमार भी बार बार कहते हैं जो अब बीजेपी के साथी हैं, वो अलग थी, और अभी जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है वो अलग है। आप तो बीजेपी में थे उस समय, सक्रिय राजनीति में थे, आप इसको सही मानते हैं? कितना सही मानते हैं? अंतर है दोनों में, दोनों कालखंड में? देखिए, अंतर तो संस्कृत कहावत है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, एक कहावत है संस्कृत की। जी जी। हर एक व्यक्ति का दिमाग अपना अपना होता है। वाजपेयी जी का अपना था, आडवाणी जी का अपना था, और आज अगर नरेंद्र जी कर रहे हैं तो इनका अपना तरीका है। अब इसी तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन वाजपेयी जी बहुत फूंक फूंक के चलते थे। अच्छा। हाँ, ये है कि मान लीजिए कि अगर धर्म का ही इतना इस्तेमाल करना है तो शायद वाजपेयी जी ठीक है, आडवाणी जी ने लेकिन मस्जिद तो उसी समय ढहा गया, वाजपेयी के समय ही। रथ यात्रा तो हुई, रथ यात्रा हुई, निराश हो रहते थे, अब इन सब चीजों से निराश रहते थे। निराश रहते थे। मैंने जो कहा कि जब पहला समझौता हो रहा था, और धीरे धीरे तो आदमी अभ्यस्त हो जाता है, ये पहला मौका था जब उनके आंख में आंसू आ गए कि आप शिवसेना से क्यों कर रहे हैं, ऐसा नाता जोड़ रहे हैं वहाँ, ये तो। लेकिन है दास परिस्थितियों का नर, चलना उसके अनुसार उसे, इसलिए मैं इसको समय की पुकार मानता हूँ। लेकिन इतना जरूर महसूस करता हूँ कि एक जब देश एक हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, तो यहाँ का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि कोई भी जाति या धर्म का व्यक्ति अपने को उपेक्षित न समझे। और जब ये आ जाएगा तब हमारा जो संविधान है, तब समझ आए कि पूरी तरह वो सफल हुआ है। देखिए, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बीजेपी में ही रहे, बीजेपी से लंबा जुड़ाव आपका रहा वाजपेयी आडवाणी के समय, और उसके पहले से आप हैं। आप कह रहे हैं कि जब ये समय आ जाएगा, तो अभी आया नहीं है, अब ये कह रहे हैं अभी का वक्त कैसा है? जो आप बता रहे हैं जिसके हिसाब से, उसके हिसाब से अभी का वक्त कैसा है देखिए अल्पसंख्यकों के लिए? अल्पसंख्यकों के लिए निश्चित रूप से, मान लीजिए कि आप कैसे, मान लीजिए हम क्लास के टीचर हैं, एक बच्चा को हम चाहते हैं कि तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, और उसके बगल में बैठा सोचते हैं कि हम पर पूरा ध्यान काहे नहीं दे रहे। यही आज देश में हो रहा है कि अगर सब धर्मों को आप समान मान के चलते, लेकिन जब कहते हैं कि एक धर्म को हम प्रधान मान के चलेंगे, तो ये जो भावना है वो दूसरे को थोड़ा हिला देती है। ये बात है। हाँ, ये बात है। अगर ये ऐसा, क्योंकि मैं नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं संन्यास ले चुका हूँ, राजनीति से संन्यास ले चुका हूँ। कह दीजिए जो मन में आ रहा है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री अगर ये भाषण में कहे कि मंदिरों को गिना दे, और बाद में अयोध्या के मंदिर को भी देखिए अभी हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। प्रधानमंत्री दिखाते कि हमने चांद पर गए, वो ठीक है, लेकिन आप मंदिरों को गिना रहे हैं कि हमने देखिए कितना कुछ कर दिया है। तो अभी धर्म विशेष की बात कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं? ये मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल। ये भाषण, ये आपके हिसाब से, ये देखिए पुल बना दिया हमने, समुद्र में ये कर दिया, चंद्रमा पर चले गए, ये भाषण तो ठीक है, लेकिन आप मंदिरों को गिना रहे हैं। अब देश बदल चुका है, तो अगर इस दूसरे धर्म का होगा तो क्या सोचेगा, वो तो अपने ही बेचारा बौना हो जाएगा। ये बात। अगर आपको याद होगा तो एक समय ऐसा था जब लगभग हर टीवी चैनल पर, हर टीवी न्यूज चैनल पर एक व्यक्ति जो कि बड़े से आसन पे बैठे होते थे, सामने बड़ी सी भीड़ होती थी, और वो सामने जो भीड़ होती थी वो उनसे पूछती थी कि मैं इस तरह से परेशान हूँ, मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, और दूसरी तरह की पारिवारिक सामाजिक दिक्कतें लोग बताते थे। और वो सामने जो बैठे होते थे व्यक्ति, वो कहते थे कि हरी चटनी कब खाई है, और नहीं खाई है तो खाओ, कृपा वही रुकी हुई है। निर्मल बाबा की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे साथ इंदर सिंह हैं, हम लोग लंबी बातचीत कर चुके हैं, और आखिर में मैं आपको बताऊं कि निर्मल बाबा
जो टीवी पे अवतरित हुए, जिनके वो जो सत्संग थे या बैठकें थी वो चर्चा बटोरी, फिर उन पे कार्रवाई हुई और आज की तारीख में वो एक तरीके से मीडिया से दूर है। हालांकि उनके यूट्यूब चैनल पे अब भी हलचल चलती रहती है, वो उस तरह की बैठकें होती रहती हैं। इंदर सिंह नामधारी जी आपके साले हैं निर्मल बाबा। हाँ, सच्चाई है। हाँ, सच्चाई है। आप जब जा रहे थे अपने स्क्वाड के साथ कहीं, आप पे आप जा रहे थे, वहां पे नक्सली हमला हुआ था, आपके साथ जो जवान थे 11 जवान थे वो मारे गए थे उस अटैक में। उसके पहले निर्मल बाबा ने आपको कुछ चेतावनी दी थी, क्या था? हाँ, ये बात जो जो हकीकत है मैं वो बताता हूँ कि जी। सदन चल रहा था दिल्ली में पार्लियामेंट का, तो जनरली 5 बजे आउट हो जाता है। तो मैं गया तो घर पर जैसे ही पहुँचे, बगल में मेरा घर था पार्लियामेंट, तो मेरी वाइफ बैठी थी और मेरी इनका असली नाम क्या था? निर्मल सिंह। निर्मल सिंह। निर्मल सिंह। अब निर्मल बाबा हो गए। अच्छा, ठीक है। हाँ, इनका घर का नाम निर्मल सिंह है। ठीक है। पगड़ी बांधता था, फोटो है ऐसे। हाँ हाँ। मैंने जब मेरी शादी हुई थी इसकी उम्र 14-15 साल की थी। तो मेरी वाइफ कहती है कि आप जरा इधर आइए, तो मैं गया तो कहेगी निर्मल अभी बहुत आपसे आया है। हमने कहा क्या हुआ? कहती है कि जीजा जी पर बड़ा हमला होने वाला है। अच्छा, हमला होने वाला है, इनको बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमना चाहिए। हाँ। तो हमने कहा कि पूरे मैं सिंपल एमपी हूँ, ट्रेन में जो अकेले चलते हैं, सब जगह चलते हैं, हमको अब ये बुलेट प्रूफ लेके कहाँ से चलेंगे? और लाखों रुपया लगता है उसमें बुलेट प्रूफ बनाने में। तो इनको भगवान जो करता है ठीक करता है। तो फिर आपको भरोसा नहीं हुआ होगा ऐसी किसी भविष्यवाणी पे? तो निर्मल बोल पड़ा कि पैसा मैं अपनी बनवा रहा हूँ, आप हाँ कीजिए, मैं 2 गाड़ियाँ बना देता हूँ। अच्छा। हाँ, कही कि मैं खर्चा आपको नहीं लगेगा, मैं बना देता हूँ, आप हाँ कीजिए। हमने कहा कि नहीं, मैं गुरु नानक का सिख हूँ। वो कहते हैं कि जो आप परमात्मा करे उसको स्वीकार करो। जो मरना होगा तो कोई बचाएगा नहीं, बचना होगा तो कोई मारेगा नहीं। इतना बोल के मैं उठ गया। लेकिन वो भी थोड़ी देर के बाद चला गया घर। लेकिन विदिन ए मंथ मुझे नहीं मालूम था कि कोई ऐसी घटना होने वाली है। हमारे क्षेत्र है बहुत लंबा चौड़ा जी, और वो पूरा नक्सली इलाका, बहुत लंबे समय तक वहाँ एक कॉलेज का उद्घाटन करना था, क्रिश्चियन लोगों का कॉलेज था, सेंट जेवियर कॉलेज। तो मैं टाइम दे चुका था, लेकिन उसके पहले उग्रवादियों ने दूसरे दिन से देखा था कि हम लोग, कोई उनका नेता मारा गया था, कि हम लोग बंद रखेंगे पूरा एरिया, बंगाल और बिहार, झारखंड। तो लेकिन मैं उसके एक दिन पहले उद्घाटन था, फिर मैं रांची से सीधा चला गया नेतरहाट, जहाँ पर था, रात को वहाँ रहा और उद्घाटन करके मैं निकल रहा था। फिर लौट रहा था अपने डाल्टनगंज जाने के लिए। तो बीच में जंगल पड़ता है। तो जंगल में जनरली थाने बदलते हैं तो पुलिस बदलती जाती है। कोई वीआईपी जा रहा है तो पीछे में पुलिस बदलती रहती है। तो जो सबसे बीहड़ था पुलिस का, वो उस पर पुलिस आई नहीं, और वो 10 किलोमीटर बाहर जो शहर के गांव के बगल में था, वहाँ लोग खड़े थे, पुलिस वाले। अच्छा। तो हमने कहा कि अरे 12 का जंगल तो हम पार करके चले आए, अब यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ है, आप लोग रुक जाइए। अब आगे बेदरा पार का आने वाला है, सब कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मत जाइए, वो पुरानी गाड़ी है आपकी। लोग कौन सी गाड़ी थी? जीप? हाँ, बुलेट प्रूफ कह रहा हम कि बुलेट प्रूफ है, चलेगी कहाँ? हम इतने हमको डाल्टनगंज पहुँचना है, हम जल्दी जा रहे हैं, आप लोग मत आइए। इतना कह के हम चले गए। लेकिन हम 10-15 किलोमीटर गए होंगे कि बहुत धमाके की आवाज़ है। अच्छा, आपको आवाज़ सुनाई दी? हाँ, सुनाई। आगे एक नाका था, साउथ इंडियन लोग, उन लोग वहाँ पर सिपाही थे, सीआरपीसी के, सीआरपीएफ के। हाँ, सीआरपीएफ के। तो रोका जो गेट पर, हमने कहा देखिए मुझे आवाज़ आई है, मेरी गाड़ी हिल गई है, देखिए कहीं धमाका हुआ है। और हमको 5 मिनट हुआ होगा कि प्रधानमंत्री का फ़ोन आ गया, मनमोहन सिंह का, कि बधाई हो, आप बच गए हैं। हमको तब पता लगा कि ये हो गया है, तब तक हल्ला हो गया, सब कई एमपीज़ के फ़ोन आने लगे। मेरा बेटा रो के हमको फ़ोन किया, पिताजी। तो लेकिन हम आधा पौन घंटा के बाद हम घर पर पहुंच गए।
तो ये मैं केवल शॉर्ट में ये बता रहा हूँ जी, कि ये बात तो उसकी सही निकल गई। हाँ, लेकिन मैं उसका आलोचक इस मामले में था कि अगर तुमको उस पर मैंने एक अलग चैप्टर लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल, कि आपने क्या- सब कुछ बताया उनके क्या बारे में। मैंने, क्योंकि जो मेरे विचार हैं वो मैंने प्रकट किए हैं। मैंने कहा कि तब इसको व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। ये उन्होंने गलती की। हाँ, ये कहती कि अगर तुम में है तो तुम जंगल में बैठ जाओगे, लोग वहां मिलेंगे जाके, तुम क्यों टीवी पर आ रहे हो कि मेरे पास आइए हम ये कर दूंगा, यहाँ मतभेद। और अब उसको गुस्सा चढ़ा, हमारे में बहुत जरूर बोला है, लेकिन मेरे बेटे के समान है तो उसमें बहुत है। वाइफ का तो भाई का रिश्ता है, इसलिए वो निभाती है, लेकिन आपसे सामने पड़ जाए तो प्रणाम होता है। अच्छा, तो यही सब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे लिए इतना समय निकालने के लिए। गला खराब है लेकिन फिर भी इतनी देर तक बातचीत करने के लिए। और ये बातचीत आपको कैसी लगी? मैं इसको इंटरव्यू नहीं कहूँगा, ये चूंकि मैं बिहार का हूँ तो ये बतकही थी आपके साथ। और इस बतकही से अगर आप जुड़ पाए हो, आपको कुछ नई चीज़ें पता चली हो, कुछ किस्से और कुछ ऐसी चीज़ें पता चली हो जो आप नहीं जानते थे, मुझे तो बहुत सारी नई चीज़ें पता चली हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, शेयर करते चलिएगा। और ये जो किताब है जिसके हवाले से हमने बातचीत की है, ये मेरे ख्याल से वाणी प्रकाशन से आई है। और इसकी कीमत अगर मैं ठीक याद करूं तो 200-250 के आसपास है। खरीद करके पढ़िए और इस वीडियो के बारे में, इस किताब के बारे में बताइएगा। और आगे और ऐसी बातचीत हम आपके लिए करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर।